and we have senior most chartered accountant. Sir, I request you, how income tax filing is important? Is there any role for a chartered accountant? What are the compliance, like TDS compliance, like income tax compliance, filing of the return? What are the issues in ATP, 2D, and then how it can be addressed? Over to you, sir. He is Vimal Punamiya. Give him a round of applause. He is appearing, I think, almost every day he is in the appellate tribunal. Thank you very much, sir. Go ahead. My friends here, Ramesh Prabhu ji, Nitin Kale sir, DDR, Rajesh ji, Lokar, Deputy Registrar, Sadul bhai, Shilpa and friends. जब भी बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो अपन को लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनकम टैक्स किधर से आ गया. कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10 फ्रेंड कम टुगेदर, they want to have lunch for example in Taj Mahal hotel, they want to share the expenditure, so we all contribute 2,000 rupees, 20,000 is collected, we go to Taj, have our dinner or lunch whatever we went there, and for example 2,000 रुपये बच गया, दोस्तों 200 रुपये सबको वापस दे देंगे, या 2,000 रुपये घट गया तो एक मेंबर दे देगा और 200 रुपये सबसे ले लेगा. तो उसके अंदर इनकम टैक्स कैसे आता है? सोसाइटी भी वही बात है, 50 मेंबर आ गए, बिल्डिंग बन रही है, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, ये वो सब अपन कर रहे हैं, और जो खर्चा आता है शेयर कर रहे हैं आपस के अंदर. ज्यादा आ गया तो बाद में कम करेंगे कलेक्ट, कम आ गया तो डेफिसिट ले लेंगे. तो एक्चुअली तो इनकम टैक्स आता ही नहीं है. नॉर्मल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट जो होते हैं सोसाइटी वो लगाएगा इनकम टैक्स, और नॉर्मली रिटर्न भरते ही नहीं है. जैसे रमेश भाई ने बताया, सर ने बताया, 40,000 सोसाइटी है, इनकम टैक्स में आज भी 10-12,000 रिटर्न ही आ रहे हैं. पर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट रिटर्न जरूरी है. आपकी इनकम है कि नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रिटर्न भरना है. इंडिविजुअल एचयूएफ में अगर आपका इनकम नहीं है, यू नीड नॉट फाइल द रिटर्न. बट पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी, एलएलपी, उसको इनकम है कि नहीं है, रिटर्न जाना ही जाना है. तो अपने सीरो को अगर बिजनेस उधर तो है ही है, कुछ भी करो. सोसाइटी का इनकम है कि नहीं है, उसको ऑडिट कराना ही कराना है. आपका पूरे साल में 500 रुपए का भी इनकम आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो उसको ऑडिट कराना है, रजिस्ट्रार के सामने ऑफिस में कॉपी भेजना है, और इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना है. अब इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए क्या प्रॉब्लम है, इनकम है कि नहीं तो भी भरना है. सो आपको ग्रॉस रिसीट देखना पड़ेगा. पार्टनरशिप फर्म में ₹1 का इनकम नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ₹1 का इनकम नहीं है, तो भी रिटर्न भरना ही है. नील भरना है पर भरना है. सो रिटर्न अपन को भरना है. अब रिटर्न भरना है तो कभी भरना है. अब नॉर्मल इंडिविजुअल एचओ वी नो 31 जुलाई लास्ट डेट है. अब इसके अंदर क्या होगा, 31 जुलाई लास्ट डेट नहीं आएगी, बिकॉज सोसाइटी में तो ऑडिट जरूरी है, तो ऑडिट तो करना ही पड़ेगा. तो उसका 31 अक्टूबर लास्ट डेट है. लेकिन अपन को 30 सितंबर के पहले ऑडिट करना पड़ेगा. सोसाइटी का रूल भी है, एजीएम बुलाना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, और वो बैलेंस शीट, ऑडिटेड फाइनल अकाउंट अलॉन्ग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट या मैनेजमेंट का रिपोर्ट या जो भी एनेक्सर्स है इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करने का है. सितंबर में अपलोड करना है, अक्टूबर में रिटर्न भरना है. और अपलोड क्यों करना है कि अभी साल 2 साल में हो जाएगा, मेरे को तो लगता है रमेश भाई इसी साल से चालू हो जाएगा कि इनकम टैक्स वाला रिटर्न बना के ही अपने को सामने से सोसाइटी को भेजेगा पोर्टल पे कि ये आपका रिटर्न है. जो बैलेंस शीट को देके जो प्लस माइनस उनको करना होगा कर लेंगे, सेक्रेटरी को खाली साइन करना है और अपलोड करना है वापस. इंडिविजुअल एचओ का भी वो होने वाला है. इसीलिए ऑडिट जिसका होता है, वी हैव टू फाइल रिटर्न बैलेंस शीट 1 मंथ बिफोर सितंबर, रिटर्न आपका अक्टूबर में भरना है. इसके बाद में क्या होगा, सोसाइटी पेमेंट करती है, टीडीएस का पेमेंट किया, समझो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया, टीडीएस काटना है. कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, अगर आपने इंडिविजुअल एचयूएफ है कॉन्ट्रैक्टर तो 1% काटने का है. कॉन्ट्रैक्टर आपका पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एलएलपी है, तो उसका 2% काटने का है. ऑडिट को प्रोफेशनल फीस दिया, इनकम टैक्स रिटर्न वालों को फीस दिया, एडवोकेट को दिया, सॉलिसिटर को दिया, आर्किटेक्ट को दिया, और लिमिट के बाहर दिया 30,000 से ज्यादा, तो आपको उसका टीडीएस काटना है 10% के हिसाब से. इसके अलावा सोसाइटी ने समझो टेम्परेरी अपना ऑफिस के भाड़े में लिया हुआ है और वहां पे रेंट दे रहे हैं, तो उसका जो टीडीएस है वो भी काटने का है. सोसाइटी इंटरेस्ट दे रही है, बैंक को दे रही है, जब तो प्रॉब्लम नहीं है, बस समझो और को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रही है, रिडेवलपमेंट के लिए लोन लिया, तो उसके लिए भी आपको टीडीएस वगैरह काटने का है. और एक बार टीडीएस काटा है तो आपको कम गलती से ज्यादा भी काट लिया है, तो वो पैसा अपन रख नहीं सकते हैं, वो अगले महीने के 7 तारीख के पहले पहले भरना भी है. क्योंकि आजकल क्या हो गया, टीडीएस अगर आपने काट के नहीं भरा, मेरे ख्याल से अपन सब सीए अपन को मालूम है, मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन पिछले 4 साल में टीडीएस के लिए हुआ है. 2 लाख तक भी टीडीएस नहीं काटा है प्रोसिक्यूशन. अभी रिसेंटली बोर्ड ने सर्कुलर निकाला कि 1 लाख तक टीडीएस हो, 1 लाख तक टीडीएस का अमाउंट है तो उतना सीरियस नहीं ले रहे वो, और 1 साल का डिले तो सीरियस नहीं ले रहे, अदरवाइज तो एक के पीछे एक प्रोसिक्यूशन है. 6,000 प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है. और कॉर्पोरेटिव कोर्ट में जो जज है
उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम बोलेगा सर मेरे पैसा ही नहीं था इसके लिए नहीं भरा। वो बोलता है बस बात छोड़ो, ऑफेंस किया कि नहीं किया है, डिले किया है कि नहीं किया है, पैसा काट के भरा है कि नहीं भरा है, पैसा भरा है और लेट भरा तो इंटरेस्ट भरा कि नहीं भरा, उसको तो यस नो में जवाब देगा। नो है तो बोलो बैठो गाड़ी में, 6 महीना 12 महीना उसका मर्जी उसमें डाल देता है। फिर अब अपील करते रहो, क्योंकि लिटिगेशन भी बहुत कॉस्टली है। अपील जाएंगे तो 2-2 लाख रुपया वकील का लगता है, हाई कोर्ट में या पर सिटी सिविल कोर्ट वगैरह में। तो अभी क्या हो गया, टीडीएस का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, काटा है तो भरने का है, नहीं काटा है तो भी ऑफेंस है। लेकिन उसके अंदर क्या थोड़ा लिबर्टी है कि समझो मैंने अजूम करो रमेश भाई को मुझे 1 लाख का पेमेंट करने का है, मैंने रमेश भाई का 10,000 रुपया टीडीएस नहीं काटा और 1 लाख दे दिया, मेरे को नॉर्मल कोर्स में तो खर्चे में अलाउ नहीं होगा। लेकिन टीडीएस मैंने नहीं काटा, वो ऑफेंस मेरा हुआ। क्या हुआ, अभी सोसाइटी को तो इनकम एक्सपेंडिचर में और डिसअलाउ अलाउ की तो बात ही नहीं आती है। तो रमेश भाई अगर सर्टिफिकेट दे देंगे कि पुनिया ने मेरे को 1 लाख रुपया दिया है और मैंने वो 1 लाख पे टैक्स भर दिया है, सरकार को लॉस नहीं हुआ है, तो मेरे को पेनल्टी वगैरह में थोड़ा बहुत मैं बच जाऊंगा। टीडीएस मेरे को भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं काटने का पेनल्टी तो है ही है, वो अलग है। पैसा नहीं भरना पड़ेगा, पैसा नहीं भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी नहीं भरना पड़ेगा। तो एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर टीडीएस का जब आपने काटा तो भरना है और रिटर्न भी भरना है वापस क्वार्टरली। तो अलग अलग मंथ, मार्च का रिटर्न होगा तो मई तक जाना है, बाकी हर एक महीने का जून तक का जुलाई में जाएगा, सितंबर तक का अक्टूबर में जाएगा, जनवरी का समझो फरवरी दिसंबर तक का जनवरी में जाएगा, और वो कंप्लाइंसेस भी अपनों को पूरा फायर करने का है। अभी मेन इशू आता है, रमेश मैंने बोला कि रीडेवलपमेंट पे क्या है। रीडेवलपमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, बम्बई में आप लोगों को रमेश मैंने फिगर भी बता दिया, पर करीब 3,000 बिल्डिंग तो मेरे साउथ बॉम्बे में ही है। कालबादी, गिरगांव, कोलेबा, ओपेरा हाउस, जिधर से मैं रहता भी इधर ही हूं, मेरा ऑफिस भी इधर, तो मैं इधर से ज्यादा फेमिलियर हूं। अभी 2 तरह का बिल्डिंग होता है, एक होता है सोसाइटी जो ओनरशिप है, मेरा 5 शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास में, बिकॉज ऑफ दैट आई एम होल्डिंग 1000 स्क्वायर फीट एरिया, और मेरा वो बिल्डिंग डेवलपमेंट में जाता है। दूसरा एक है मैं कालबादेवी में कोई रूम के अंदर भाड़े में रहता हूं, 2 रूम मेरा भाड़े पे लिया हुआ है, महीने का 150 रुपया भाड़ा भरता हूं, लैंडलॉर्ड मेरे को खाली करा नहीं सकता, इम्पोर्टेड इन बॉम्बे रेंट एक्ट, इंडिविजुअल भी हूं, और 72 में एक्ट आ गया था, बाद में 99 में आया, वो खाली कुछ लिमिटेड कंपनियों को उसको ही लगता है, फॉरेन कंपनियों को, लिमिटेड कंपनी के कैपिटल 1 करोड़ के ऊपर है, पर हमको तो प्रोटेक्शन है। मतलब ऐसा हालत है कि लैंडलॉर्ड को मेरे घर में आना है, मेरे भाड़े पे हूं, मालिक तो दूसरा आदमी है, पर वो मेरे घर में नहीं आ सकता, मेरे को पूछे बगैर, कानूनी ऐसे है। वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो कैसा होएगा, उसके ऊपर मैं आपको शॉर्ट में इनकम टैक्स में 4-5 पॉइंट बता देता हूं। लेटेस्ट एक ओनरशिप की बिल्डिंग, ओनरशिप की बिल्डिंग में मैं लेटेस्ट में मेरा एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक फ्लैट खरीदा था 1980 में, 2 लाख रुपए के अंदर, 1000 स्क्वायर फीट है, मलबार हिल में 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। उस जमाने में 200 का भाव था, 1978-79 में 200 रुपया फुट पे मिलता था। अभी मैं रिनोवेशन करता हूं तो 5000 रुपया फुट चाहिए, तो वो रेट था। अभी मेरा कॉस्ट कितना था, 2 लाख रुपया। अभी लेटेस्ट 2024 में मेरी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है, मुझे क्या मिलने वाला है, लेटेस्ट बिल्डिंग मेरे को 1500 फुट का फ्लैट देगा। तो पहले तो क्या होता था, 2016 के पहले अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ आदमी है, उसको भी अगर जिस दिन मैंने बिल्डर को ताबा दिया, जगह का पोजीशन दिया, तोड़ के मतलब एंट्री कर मेरे मकान में, तो उसके 3 साल में अगर मेरे को पैसा नहीं मिलता था फ्लैट का, तो मुझे 54F में डिडक्शन नहीं मिलता था, 54 के अंदर डिडक्शन नहीं मिलता था, और मेरे को टैक्स लगता था। दूसरा क्या होता था, जो आदमी लैंडलॉर्ड है, जैसे मेरा एक लैंड है और मैं लैंड को बेचूंगा तो मेरे को आउटरेट पैसा मिलेगा, मेरा 2001 का वैल्यू प्लस इंडेक्सेशन करके डिडक्शन मिलेंगे, खर्चे होंगे उसके डिडक्शन मिलेंगे, और मेरे को क्या होगा, ये सब डिडक्शन के बाद में जो पैसा समझो मैंने 5 करोड़ का बच गया, तो उसमें मुझे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, 20% टैक्स, 3% सरचार्ज, 0.92% सुपर टैक्स। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं रमेश भाई को बेचूंगा, मेरे को क्या लगेगा, रमेश भाई मेरे को 20 करोड़ रुपया देखने तो कमाएंगे नहीं। तो मैं रमेश भाई को बोलता हूं मैं प्लॉट आप रखो, आप डेवलप करो, जितना माल आप बनाएंगे आधा मेरे को दे देना, आधा आप रख लो। अब मलबारी होगा तो मेरे को 80% माल भी मिलेगा, अगर जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अभी विरार होगा तो 20-30 मिलेगा, वो डिपेंड अपॉन नेगोशिएशन। तो अभी मेरे को टैक्स कभी आएगा। पहले क्या रूल था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कोई भी एसएससी है अप टू 2016 तक, मेरे को रमेश भाई बिल्डिंग बनाएंगे फिर मेरे को फ्लैट देने वाले हैं, पर मेरे को टैक्स आज ही लगता था 2016 के अंदर। पैसा आया नहीं, रमेश भाई बिल्डिंग पूरी करेंगे ही नहीं करेंगे भरोसा नहीं, आज में कर भी लिया तो मेरे को कभी देंगे, आज मैंने मेरा ऑन द रिकॉर्ड मेरी प्रॉपर्टी और इनको दे दी है, आया कुछ भी नहीं, फिर मेरे को टैक्स भरना पड़ता था। तो 17 में अमेंडमेंट हो गया फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर मैं जमीन देता हूं रमेश भाई को
तो मुझे आज कोई टैक्स नहीं भरने का है। जब रमेश भाई ने बिल्डिंग खत्म करेंगे, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा या कंप्लीशन आ जाएगा। जैसे बॉम्बे में ऑक्यूपेशन पहले आता है फिर कंप्लीशन आता है, पर अपना विरार वसई के अंदर मीरा रोड भाईंदर में पहले कंप्लीशन आता है देन ऑक्यूपेशन आता है। तो जो भी पहले आएगा वो दिन रमेश भाई बिल्डिंग बन चुकी, मेरे को फ्लैट देंगे, वो दिन मैं फ्लैट बेचूंगा या रखूंगा मेरी मर्जी, वो दिन मेरे को टैक्स आएगा और आज नहीं आएगा। तो मैं इंडिविजुअल होने से पहले जो 3 साल का लिमिट था कि 3 साल में मेरे को लेना पड़ता था पैसा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 54, वो अभी खत्म हो गया है। अभी वो मेरा जब भी बिल्डिंग बन के रेडी मिलेगा वो दिन ही मेरे को टैक्स आएगा, वो 3 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिले। अभी होगा क्या, मैंने 1000 के बदले मेरे को 1500 मिल रहा है, तो वर्किंग क्या होगा। उसमें मेजर अमेंडमेंट अभी आया लास्ट ईयर कि 10 करोड़ का लिमिट लगा दिया है। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मेरा क्लाइंट था, उसने 1947 में दिल्ली में 11 एकड़ जमीन ली थी। अगर मैं रेजिडेंशियल मकान देता हूं तो मुझे 54 में डिडक्शन मिलता है, तो मुझे खाली प्रॉफिट इन्वेस्ट करने का है। अगर मैं प्लॉट देता हूं, अदर रेजिडेंशियल देता हूं, कॉमर्शियल, ज्वेलरी, शेयर्स ऐसा कुछ बेच के क्लेम करता हूं, तो मेरे को 54F पे डिडक्शन मिलता है। एंड देन 54F में क्या कंडीशन है, उधर में पूरा सेल प्रोसीड इन्वेस्ट करने का है। 54 में क्या कंडीशन है, मेरे पास एक मकान पहले से तो दूसरा ले सकता हूं, 2 पहले से तो तीसरा नहीं ले सकता हूं, और नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूं। तो वो आदमी ने क्या किया, 11 एकड़ जमीन 1100 रुपए में लिया था 1947 में। अभी उसके एरिया में भाव बढ़ी है दिल्ली में, अभी उसको 11 एकड़ का 275 करोड़ रुपया मिला है। मतलब 100 रुपया एकड़ 1947 की जगह 25 करोड़ रुपया पर एकड़ भी उसको मिल गया, 275 करोड़ आ गया। अभी 275 में 2001 का मैं वैल्यू गिनता हूं 1100 की जगह पे, तो 1 करोड़ रुपया हो रहा है। तो इंडेक्सेशन करके मेरे को अंदाजन 3-3.5 करोड़ रुपए का डिडक्शन मिलता है। अब 275 में 3 में कम भी कर दूं, दूसरा खर्चा पानी निकाल के 5 भी कम कर दूं, तो 270 करोड़ रुपए मेरे को टैक्स लगता है। उसने क्या किया, बांद्रा में एक बंगलो खरीद लिया बड़ा 275 करोड़ में, 3 साल बंगलो रखेगा, 1 रुपया टैक्स भरा नहीं, पूरा पैसा इन्वेस्ट हो गया, सेल प्रोसीड बची हो, और अभी 3 साल के बाद में वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेगा, 8-10 फ्लैट अपने रखेगा, टॉप के नीचे वाले बेच देगा, और 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरा। गवर्नमेंट ने ये बात खत्म करने के लिए 2 साल पहले अमेंडमेंट किया कि ये डिडक्शन 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। अभी 10 करोड़ का वर्किंग कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो अभी कंट्रोवर्सी नई पैदा हो गई है, सेक्शन 55, एक नया सेक्शन 55(2) आया है, जो कोई जमाने में था इनकम टैक्स में। 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था केपी वर्गीस का कि जब तक डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर देवे कि 2 नंबर का पैसा किसने दिया, कहां से दिया, देने वाला ने कहां से लेके आया, लेने वाले ने क्या किया, अब 2 नंबर का कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है कोई भी, और डील होने के 4 साल बाद पूछते हुए जाएंगे, उसको मालूम भी पड़ता नहीं है। तो वहां पर एक डिमिंग प्रोविजन रखा था कि वैल्यूएशन का डिफरेंस आएगा तो आई ऐड कर सकता था। केपी वर्गीस से जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, जो एससीसी के फेवर में था, तो लॉ अमेंडमेंट कर दिया, 55(2) को निकाल दिया। पिछले साल में 55(2) को वापस लेके आए कि कोई भी आइटम जिसको आपको एससीसी को बेनिफिट मिला है तो उसको आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगेन उसमें कंट्रोवर्सी होने वाली है लंबी चौड़ी, क्योंकि सेक्शन 300 सेक्शन है इनकम टैक्स में, तो मेरा वो आइटम अगर कोई दूसरे सेक्शन में फिट हो रहा है एग्जेम्पशन में, तो 55(2) मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। लेकिन आईटीओ तो लगाएगा, लिटिगेशन होगा, अपना सब लोगों को धंधा पानी चालू रहेगा। लेकिन अभी पॉइंट ये आ गया कि वो 10 करोड़ वर्किंग कैसे करने का। अच्छा, अभी कॉर्पस अमाउंट जो मिलता है सोसाइटी को, आज मेंटेनेंस है 500 रुपया, कल होगी 5000 रुपया, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो बिल्डर क्या करता है अपना वर्किंग के हिसाब से। और गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट तो रियली बहुत सपोर्टिव है रीडेवलपमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही थी, 50 साल से मैं सुन रहा हूं, मैं 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, एवरी मानसून में 5-10 बिल्डिंग गिरती है, 2-5-25 लोग मरते हैं, मिनिस्टर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड में 15 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। पिछले 10-12 साल से जब से हमारे रमेश बाबू रियली एक्टिव हुए, बिलीव मी, तो मेरे को लगता है लाइफ ही साधु महात्मा के जैसे डीप डेवलपमेंट लगा दिया इन्होंने। तो जब से एक्टिव हुए रियली काफी बेनिफिट आ रहा है। सेक्शन 33, 7, 11, 9 वो ऑफकोर्स बताएंगे सर मेरे को, मैं उसमें टेक्निकल में इनकम टैक्स से रेस्ट्रिक्ट रखता हूं। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डर को 4-4, 5-5 गुना तक एफएसआई मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती है, कहीं मिलती है, अलग अलग फॉर्मूला है। नियर समुद्र है तो अलग बात है, अलग जगह पर अलग बात है, अलग अलग सिचुएशन है, क्लस्टर डेवलपमेंट अलग चीज है, वो सब अलग सिचुएशन है। तो अभी अपना वर्किंग कैसे करने का 10 करोड़ का, मैं उस पॉइंट पे हूं। अगर मैं, और मेंबर को जो मिलता है उसको कहते हैं हार्डशिप अलाउंस। अगर हार्डशिप अलाउंस एक तो एग्जेम्प्टेड है, आज दिन तक जितने भी जजमेंट है सब एग्जेम्पशन का है। 55(2) जब से अमेंडमेंट आ गया उसके बाद का जजमेंट है नहीं, तो अभी गवर्नमेंट क्या व्यू लेगी वो अलग बात है। पर एज ऑन टुडे अगर अपन इसको एग्जेम्प्टेड गिने तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं टैक्सेबल गिनूं तो कैसे वर्किंग करना। रेंट है, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कंफर्म कर लिया है कि रेंट मिलता है तो एग्जेम्प्टेड है, टैक्स नहीं लगेगा।
वो ट्रिब्यूनल के पहले अलग अलग जजमेंट आते थे, एक ट्रिब्यूनल बोलती थी लगेगा, 4 बोलती नहीं लगेगा, पर अभी हाईकोर्ट आ गया है तो बॉम्बे में तो बाइंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट टिल इट रिवर्स, इट इज बाइंडिंग, लॉ ऑफ लैंड। अभी पॉइंट है कि वर्किंग कैसे करना, वो वर्किंग अपने समझ में आ गया तो सब प्रॉब्लम क्लियर हो गया। वर्किंग में जैसे मैं एग्जाम्पल में लेता हूं, मेरे को 1500 फुट का फ्लैट मिलेगा। अब मेरे फ्लैट की वैल्यू क्या है, जब मिलेगी, लाख रुपए फुट का भाव गिनता हूं मैं मलबा रेल में, तो मेरे को 15 करोड़ रुपए की चीज मिलेगी, भले 4 साल बाद मिलेगी, और 4 साल बाद उसकी वैल्यू 16 करोड़ भी हो सकती है। लेटेस्ट है कि 15 करोड़ की चीज मिल रही है। मेरी ओरिजिनल कॉस्ट तो 2 लाख रुपए है खाली, पर मैं 2001 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। लेटेस्ट जो कि 2001 का वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, 54 में डिडक्शन है, मेरा कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा, तो 3.5 टाइम एक एग्जांपल समझते हैं अपन कि मेरा कॉस्ट हो गया 3.5 करोड़ रुपया, 3.63 है अभी, पर एक एग्जांपल समझने के लिए 3.5 पकड़ते हैं। मेरा ओरिजिनल 2 लाख रुपया है, फिर भी मेरे को 3.5 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा, तो 15 में 3.5 कम करता हूं मैं 11, 11.5 हुआ। 11.5 में 10 करोड़ फ्री मिलेगा, 1.5 करोड़ में मेरे को टैक्स लगेगा। अगर ये हार्डशिप अलाउंस, मेरा व्यू तो यही है कि एग्जेप्टेड है, बिकॉज बीसी श्रीनिवासन सेठी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो चीज की आपकी कॉस्ट नहीं है उसमें आपको इनकम टैक्स में 6 हेड ऑफ इनकम है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम एंड अदर सोर्सेस, ये अपने को सबको मालूम है। इस 6 हेड में कोई इनकम फिट नहीं होती है तो उसका इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन में कॉलम नहीं है, तो आपको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बाद में सुप्रीम बीसी श्रीनिवासन सेठी का केस है, वह काफी क्लियर है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुए, 4-5 चीजों को उन्होंने ऐड किया। गुडविल कॉस्ट नहीं है तो भी टैक्स लगेगा, बिकॉज अमेंडमेंट हो गया। टेनेंसी राइट कॉस्ट नहीं है तो भी लगेगा। रूम परमिट, रोड परमिट, पेंटिंग, इन 5 चीजों पे टैक्स लगेगा। इसके अलावा कोई भी आइटम है तो टैक्स फ्री है। तो अभी ये कंट्रोवर्सी पेंडिंग रहेगी कि हार्डशिप अलाउंस में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पर अपन अभी अज्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ वेरियस जजमेंट्स। उसके बाद में रेंट है, वो तो एग्जेम्प्टेड है, क्लियर कट। एरिया का मैंने पकड़ ही लिया। अब ये तो सिचुएशन कभी हो गई जब मैं ओनरशिप का मकान है, कॉमर्शियल के अंदर है तो टैक्स लगेगा, बिकॉज सेक्शन 54, 55 ये सब बात करते हैं रेजिडेंस के लिए, कॉमर्शियल की बात नहीं है। तो कॉमर्शियल के अंदर मिलेगा तो मेरा आज क्या वैल्यू है, इंडेक्सेशन के बाद क्या होता है और बाद में क्या मिलता है, डिफरेंस में टैक्स लगेगा। लेकिन अभी टेनेंसी की बात पे आ जावे, टेनेंसी अपन लेके मैं खत्म करूंगा। टेनेंसी में क्या हो गया है, मैं टेनेंट हूं कालबा देवी में बिल्डिंग का, आज मेरे पास में लेटेस्ट जो 150 फुट की जगह है, महीने का 50 रुपया भाड़ा भरता हूं। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मेरे को 450 फुट या जगह मिलने ही वाला है, 435 या 440 जो भी फिगर है, 1 रुपया मेरे को देने का नहीं है। तो 440 स्क्वायर फीट की जगह मेरे को मिलेगी, कॉस्ट मेरा 0 है। टेनेंसी में तो कॉस्ट होता ही नहीं है, 3 महीने का अपन डिपॉजिट देते थे, रेंट का जगह लेते थे। तो मेरा अब 440 फुट की जो जगह मिली मेरे को, उसका वैल्यू क्या हुआ, लेटेस्ट उनके 4.5 करोड़ का वैल्यू हुआ उसका, वो तो 10 करोड़ के नीचे फ्री है, और पूरा अमाउंट मेरा एग्जेप्शन में निकल जाएगा, और कॉस्ट का डिडक्शन वगैरह कुछ मिलेगा ही नहीं, इसमें डिडक्शन आएगा ही नहीं, टेनेंसी का कॉस्ट ही नहीं है मेरा। तो ये हिसाब से इसकी वर्किंग होगी। सो 45(5)(a) सेक्शन अभी नया अमेंडमेंट हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल एचईओ को रीडेवलपमेंट में कुछ भी करेंगे, आज टैक्स नहीं भरने का, बाद में भरने का है। मकान मिलेगा तो भी बाद में भरने का है। 55(2) का अमेंडमेंट हुआ, उसमें सेक्शन ये बोलता है कि कोई चीज आपके दूसरे हेड में इनकम में नहीं फिट होती है तो 55(2) में लगेगी। पर ये काफी कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है, कुछ जजमेंट आएंगे तो क्लियरिटी होगी, पर एज ऑन टुडे मैं बोल सकता हूं कि हार्डशिप अलाउंस होवे, कॉर्पस होवे, रेंट होवे, कोई भी आइटम होवे, इसकी कोई तरह का टैक्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स प्रोविजंस उन्होंने बताया। ऑफ कोर्स वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी अंडरस्टैंड